हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे। ये है वीबीए से रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जिससे आप करने के बाद वीबीए में बहुत सारे ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को और कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है और इसके अंदर सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, काउंट, ये सारी चीज़ें इसमें लगानी है दोस्तों। तो चलिए ये सारे काम इसमें करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। और कहाँ बनानी है वो लिस्ट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो इसके लिए आपको डेटा शीट पर जाना होगा। डेटा शीट पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक सेल दिख रहा है जिसका नाम है टास्क, और यहाँ पे आपको वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट को बनाने के लिए आप लोग को सिंपली प्रेस करना है Alt+DL। ठीक है, जैसे ही आप Alt+DL प्रेस करेंगे तो आपके पास डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है लिस्ट। और लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको वो सारे के सारे टास्क डिफाइन करने हैं जो भी आप इस सेल में करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी टास्क आप इस सेल में परफॉर्म करेंगे उनका जो नाम स्पेसिफाई करना है वो नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किससे, आपके फंक्शन के नाम से। ये बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरा पहला कैलकुलेशन जो मैं परफॉर्म करूंगा वो है टोटल। दूसरा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करूंगा मिन वैल्यू। तीसरा कैलकुलेशन मैं करूंगा मैक्स वैल्यू। चौथा कैलकुलेशन मैं करूंगा काउंटिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चौथा कैलकुलेशन काउंटिंग। पांचवा कैलकुलेशन मैं जो करूंगा यहाँ पे करूंगा एवरेजिंग। ठीक है, तो यहां पर मैंने, आप देख सकते हैं, सारे के सारे फंक्शंस के नाम को थोड़ा सा वेरिएट कर दिया है और फंक्शन के नाम को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मेंशन कर दिया है। और उसके बाद मैं प्रेस करूंगा सीधा ओके। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, आप देख सकते हैं इस सेल में बन चुकी है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें से आप कोई भी एक नाम सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर टोटल सिलेक्ट कर लिया है और अब मुझे यहां पर रिजल्ट निकालना है। और रिजल्ट निकालने के लिए मैं यूज करूंगा वीबीए का, और यहां पर वो केस बनाऊंगा, केस फंक्शन। यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है केस फंक्शन, और वो आपको क्वांटिटी वाले सेल पर करना है। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी वाले सेल पर ये करना है। तो आप लोग को ये कैसे करना है आइए देखते हैं। तो डेटा शीट पर जाइए और अब मुझे इस रिजल्ट शीट पर ये काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या बनाना होगा, किस तरह से बनाना होगा, चलिए बात करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेवलपर टैब पे जाकर विजुअल बेसिक यानी मैक्रो को ओपन कर देना है और अब अपने प्रोग्राम को शुरू करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्राम के हर एक स्टेप को, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहां पर एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे और एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे। तो मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया है हमने और अब हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, हम क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन 1 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो रहा है। और चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब ये वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करना है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने लिखा डिम टास्क एज स्ट्रिंग। ऐसा क्यों किया आपने, चलिए मैं वो बता देता हूं दोस्तों। टास्क एज स्ट्रिंग करने का मतलब ये है कि जो भी आप टास्क यहां पर सिलेक्ट करने वाले हैं वो टास्क आपका रिजल्ट में परफॉर्म हो। तो हमने इस टास्क वेरिएबल को स्ट्रिंग के फॉर्म में डिफाइन किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस टास्क वाले सेल के अंदर, आप चेक कर पा रहे हैं वेरिएबल्स इसमें लिखे हैं, वो एक नाम है और नाम हमेशा टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्म की चीजों को हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, अगर आपने वीबीए को अच्छे से पढ़ा है तो यहां पर हम लोग टास्क सेल इसको मान रहे हैं जो कि हमारा इस वक्त अभी टोटल है। और दोस्तों, अब टास्क सेल में वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो टास्क सेल की वैल्यू मैं खुद नहीं लिखूंगा, इसके लिए मैं बताऊंगा टास्क सेल में जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, वो आपकी L4 सेल से आएगी। तो मैंने यहां पे लिख दिया रेंज L4, यानी टास्क सेल में जो भी वैल्यू पिकअप होगी वो आपके एक्सेल की शीट से पिकअप होगी। और एक्सेल की कौन सी शीट से, कौन से सेल से पिकअप होगी, तो मैंने बता दिया L4 सेल से पिकअप हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू टास्क की आ चुकी है इसके अंदर। और अब दोस्तों शुरू करना है अपना काम। तो कैसे शुरू करेंगे चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे, क्योंकि आपको अपने केसेस को सिलेक्ट करना है तो यहां पर आपको लिखना होगा सिलेक्ट केस। अब कौन सा केस आप टास्क में सिलेक्ट करते हैं, आपने लिख दिया सिलेक्ट केस
टास्क के जो भी आपका L4 के अंदर है उसमें से जो भी केस आप सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो रन कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, चलिए बात करते हैं। दोस्तों उसके लिए आप लोग को सिंपली एंटर प्रेस करना है और यहां पर सबसे पहले आपको पहला केस बताना है जो कि आपने डिफाइन किया था टोटल नाम से। तो यहां पर हम लिखेंगे पहला केस और याद रखिए इसका जो फॉर्मेट होगा, जो स्पेलिंग होगी और जो केस होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा आपने अंदर मेंशन किया था। तो अगर आप देखें तो पहले केस में मैंने टोटल मेंशन किया है और टोटल की स्पेलिंग बिल्कुल वैसे ही लिखी है जैसे मैंने वहां ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाई थी। तो ये देखिए ये मेरा पहला केस हो गया जिसमें मैंने टोटल को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं टोटल केस सिलेक्ट करता हूं तो अब मुझे क्या देना है, अगर मैं टोटल केस सिलेक्ट करता हूं तो उस केस में मुझे रेंज M4 में एक वैल्यू देनी है, M4 में वैल्यू देनी है। और M4 में जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी दोस्तों बता दीजिए। यहां पर वर्कशीट फंक्शन से वो वैल्यू आएगी और इसमें कौन सा फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे, वो आप इस्तेमाल करेंगे सम का। और जब सम लगाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी रेंज से ये करने वाले हैं। तो हम यहां पे अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारे पास है F2 से लेकर, जो रेंज है हमारे पास, जिस रेंज का हम सम करने वाले हैं वो है F2 से लेकर F11 तक। दोस्तों ये ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी कि आप जिस रेंज का टोटल करने वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। तो बेसिकली हमने ये कहा कि हमारा जो रेंज है वो F2 से लेकर F11 तक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और ये आपका फर्स्ट केस डिफाइन हो गया। इसी तरह से आपको 4 केस डिफाइन करने हैं। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो मैं पहला और यूज करने के बाद दोस्तों अब ये काम प्रॉपर तरीके से करेगा। इसके बाद आपको अपने केस को एंड करना है। तो केस को एंड करने का सिंपल सा तरीका आप लोग को यहां पे लिखना है एंड सिलेक्ट, क्योंकि जो सिलेक्ट था वो आप कर चुके हैं एंड, अब आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कोई भी टास्क आपको अब सिलेक्ट नहीं करना है। इनमें से जो भी टास्क आप सिलेक्ट करेंगे उससे आपकी वैल्यू असाइन हो जाएगी रिजल्ट वाले सेक्शन में। चलिए एक बार इसको चला कर देख लेते हैं और चलाने के लिए सिंपल सा शॉर्टकट आप लोग को प्रेस करना है, वो है F5। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे आप चेक करेंगे आपका रिजल्ट आ चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप यहां पे केस को चेंज करते हैं, लेट सपोज आपने यहां पे केस को एवरेजिंग कर दिया, तो एवरेजिंग किया तो F5 प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों एवरेज आ चुका है। तो है ना सिंपल ट्रिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से और इसमें हमने ज्यादा मेहनत नहीं की है। दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर आप चेक करें तो यहां पर आपको क्या करना है, आप लोगों को एक रेंज अप्लाई करनी है A1 से I1, A1 से L1 की रेंज को आपको सिलेक्ट करना है और उस पे विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर लगाना है, इटैलिक करना है, फॉन्ट कलर रेड करना है और बैकग्राउंड को येलो करना है। तो ये सारे काम आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए आते हैं VBA कोड पर और हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग इस शीट पर और अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट और एक नया सब्जेक्ट हमें लिखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तो यहां पे हमारा एक नया सब्जेक्ट आ चुका है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने नए सब्जेक्ट के साथ और यहां पर बनाते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहां पर क्योंकि आपको ये सारा प्रोसेस शीट डेटा वाली शीट पर करना है तो आप यहां पे लिखिए उस शीट का नाम जिस शीट पर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो मैंने यहां पे डेटा नाम की शीट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा। तो दोस्तों शीट सिलेक्ट हो चुकी है, अब हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, लेट्स सी। तो यहां पर आपको विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, तो आप विद को यूज करिए, यहां पर विद लिखिए और विद में रेंज बता दीजिए कहां से कहां तक। तो हमारी जो रेंज है वो शुरू होगी A1 से। ध्यान रखिए दोस्तों यहां पर A1 का मतलब है कि आपकी रेंज कहां से शुरू होगी। तो यहां पर सेल 1 में आपने डिफाइन कर दिया कि आपकी रेंज स्टार्ट होगी A1 तक, A1 से, और आपकी रेंज एंड कहां होगी ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो जो रेंज है वो एंड होगी A1 के लास्ट में, और A1 का लास्ट क्या होगा इस पर जाने के लिए आप लोगों को यहां पर बताना होगा, यानी कहां तक। सेल 2 में आप बताएंगे कि कहां तक आपकी रेंज जाएगी, तो आप यहां पे कहेंगे A1 के एंड में जाएगी, और A1 का एंड कहां पर होगा, एक्सेल में राइट की तरफ होगा, यानी राइट में आप ये शॉर्टकट लगा दें और इस शॉर्टकट की मदद से आप एक्सेल के लास्ट में चले जाएंगे। यानी अगर मैं मानूं तो इस लाइन का मतलब है सिंपल, अगर इस लाइन का मतलब आप समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है A1 से लेकर I1।
ठीक है, तो यहां पर ये पता चल गया कि रेंज फॉर्मूले का इस्तेमाल आप दो तरीके से करते हैं। एक, आपको बताना होता है कि कहां से आप अपनी रेंज शुरू करने वाले हैं और आपकी रेंज कहां तक जाएगी, तो ये आपने कर दिया। दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों को इस रेंज के साथ करना क्या है, क्योंकि आपने विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है तो सबसे पहले आपको बॉर्डर लगाना था। तो बॉर्डर लिखिए और जैसे ही आप बॉर्डर लिखेंगे तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टीज क्या है, लाइन स्टाइल, क्योंकि आपको बॉर्डर के लाइन स्टाइल को यहां पे बताना है, जो कि आपको यहां पर डिफाइन करना होगा। और वो क्या है, आप यहां पे देखिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाइए, सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। आप यहां पे लिखिए एक्सेल कंटिन्यूअस। जैसे ही आप एक्सेल कंटिन्यूअस लिखेंगे तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। एंटर मारिए और डॉट लिखिए फिर से आपको, क्योंकि बॉर्डर एक बार नहीं दो बार लगेगा, तो यहां पर बॉर्डर दोबारा लिखिए और उसके बाद उसका वेट भी बताइए, क्योंकि जो लाइन होगी वो हल्की आएगी, आपको डार्क लाइन चाहिए। तो आप यहां पे क्या करिए, बॉर्डर लिखिए और वेट लिखिए। वेट लिखने के बाद इक्वल लगाइए और फिर से आप सेम कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो यहां पर आपको एक्सेल थिन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप लगा देंगे तो जो लाइनें हैं वो बॉर्डर की डार्क हो जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है। और ये प्रोसेस आप फॉलो करिए। उसके अलावा आपको यहां पर इटैलिक करना है, तो इटैलिक करने के लिए डॉट फॉन्ट लिखिए और डॉट इटैलिक कर दीजिए। इटैलिक करने के बाद आपको इज इक्वल्स टू ट्रू लिखना है, क्योंकि ये इटैलिक प्रोसेस रन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को डॉट फॉन्ट डॉट कलर, क्योंकि आपको कलर भी करना है और कलर कौन सा करना है वो आपको यहां पे बताना है। तो आप कलर को भी यहां देख सकते हैं, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाइए और वीबी रेड नाम का कलर आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, तो जो आपका कलर है वो अपने आप आ जाएगा। उसके अलावा आपको फॉन्ट का इंटीरियर भी करना है, यानी बैकग्राउंड भी यहां पे लेना है। तो इंटीरियर डॉट कलर आप सिलेक्ट करिए और उसके बाद इक्वल्स टू यहां पे लगाइए, शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाइए और यहां पर वीबी येलो आप ले लीजिए और ये लेने के बाद बस एंटर प्रेस करिए। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, उसके बाद अपना विद स्टेटमेंट आप एंड कर दीजिए, क्योंकि अब विद स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। एंड विद करिए, जैसे ही आप एंड विद करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। तो ये जो काम है आपने कर लिया है। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो अगर आप F5 प्रेस करें तो आप देखेंगे ये पूरा प्रोसेस फटाफट रन हो जाएगा। लेट्स सी होता है या नहीं। तो अब चेक करें, जैसे ही मैं F5 हिट करूंगा तो आप देखें सारे प्रोसेस को इसने फॉलो कर लिया है और आपके टॉप लाइन को इसने उस तरह से फॉर्मेट कर दिया है जैसा आप चाहते हैं। वेरी सिंपल। ओके, क्लियर है। तो आप लोगों को यहां पर इस तरह से अपने बॉर्डर्स को या अपने डेटास को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट भी आपने कर लिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा एक्सेल में इफ और एंड का इस्तेमाल या इफ एंड का इस्तेमाल। तो नेस्टेड इफ भी इस्तेमाल होगा और काफी कुछ इस्तेमाल होने वाला है। तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको डेटा शीट पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। और अगर आप देखें तो यहां पर डिस्काउंट वाले कॉलम को आपको निकालना है। अब डिस्काउंट वाले कॉलम को निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन जो है वो उसी शीट पे पेस्ट कर लेता हूं, ताकि आप कॉलम के साथ साथ अपना क्वेश्चन भी देख पाएं। तो मैंने उसी शीट पर अपना क्वेश्चन भी पेस्ट कर दिया है, ताकि आप क्वेश्चन देखकर अपना जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब ये कैसे काम करेगा। तो अब आते हैं इस प्रोसेस पर और अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट और क्वेश्चन 3 आप सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपका क्वेश्चन 3 अब आ जाएगा यहां पर, और अब इसके अंदर आपको अपना कोड लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको डेटा शीट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस आप डेटा शीट पे करने वाले हैं। तो मैंने यहां पे डेटा शीट को कर लिया है सिलेक्ट। सिंपल प्रोसेस। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको, क्योंकि आप यहां पर लूप भी इस्तेमाल करने वाले हैं, सिर्फ एक सेल में वैल्यू नहीं आने वाली, आपकी कई सारी सेल में वैल्यू आने वाली है। तो आप यहां पर डिम आई एज लॉन्ग, यानी लूप इस्तेमाल करने के लिए आई एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। दूसरा वेरिएबल आपको यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा डिम एल रो, यानी लास्ट रो एज लॉन्ग। ये दोनों वेरिएबल आपको डिफाइन तभी करने होते हैं जब आपको लूप चलाना होता है किसी भी डेटा प्रोसेस पर। तो ध्यान रखिएगा,
और उसके बाद एक कॉमन सी लाइन है, क्योंकि आपको पहले लास्ट रो डिफाइन करनी पड़ेगी या लास्ट रो कौन सी है, किसको मानते हैं। तो हम यहां पर कहेंगे हमारी लास्ट रो जो होगी वो कौन से सेल से होगी, इक्वल्स टू वो सेल जो भरा हुआ है। बेसिकली हम लास्ट रो को देखेंगे कैसे, वो पता तब चलेगा जिस सेल में डेटा है उस सेल के एंडिंग वैल्यू को हम चेक करेंगे। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको यहां पे लिखना है, सबसे पहले उस सेल पर चले जाइए जो पूरे डेटा का, पूरी शीट का एक एंडिंग सेल है। तो मैं यहां पर चला गया, लेट सपोज मैं यहां पर ए सेल में चला गया, ए 10,48,576। आप समझ चुके होंगे ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो डिनोट करता है, ये बात जो है डिनोट करती है इस चीज को कि आप सबसे लास्ट वैल्यू पर जा चुके हैं। उसके बाद आपकी लास्ट रो कौन सी होती है, तो वहां से अगर आप एंड करेंगे यानी कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो आप एकदम लास्ट सेल पर आकर रुक जाएंगे। तो एंड लिखेंगे और एक्सेल अप लिख देंगे, जिससे आपको लास्ट सेल मिल जाएगा। और कहां पे मिलना चाहिए, रो के अंदर, क्योंकि रो में आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं इसलिए आपको डॉट रो लिखना है। अगर आप कॉलम में ऊपर की तरफ आ रहे होते तो आपको कॉलम लिखना होता। तो फिलहाल यहां पे रो ही लिखना है, क्योंकि रो में आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं कंट्रोल अप एरो की करके। अगर आप ये समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूं। प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आप कॉलम ए में खड़े हैं और आप एकदम लास्ट सेल में आ जाते हैं। लास्ट सेल में आने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल अप करेंगे तो आप एकदम लास्ट सेल पर आकर रुक जाएंगे। लास्ट सेल आपको पता चल गया कौन सा है, तो कंट्रोल अप एरो की इस बात को डिनोट करता है कि आपका लास्ट सेल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा यहां पर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी आई की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो आई की जो वैल्यू है मेरी वो डिफाइन होगी, क्योंकि सेकंड रो से आप अपना आंसर देना शुरू करेंगे तो आपकी फर्स्ट वैल्यू जो होगी आई की वो होगी 2, और 2 से लेकर कहां तक आपको लूप चलाना है, यानी आपको फॉर लूप फंक्शन चलाना है, वो आपको लास्ट रो तक चलाना है। यानी जब तक आपकी लास्ट रो नहीं मिल जाती तब तक आपका लूप चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और अब आती है बात अपने इफ स्टेटमेंट को यूज करने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे इफ लगाना होगा और उसके बाद मुझे बताना होगा कि इफ को मैं टेस्ट कैसे कर रहा हूं। तो इफ को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे बताना होगा कि जो इफ टेस्ट हो रहा है वो किस सेल से हो रहा है। तो यहां पर मुझे सेल बताना होगा, वो सेल कौन सा है, वो सेल है मेरा I,3। अब ये I,3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूं आई मींस आपका वैल्यू हो गया 2, यानी सेकंड रो की बात कर रहा हूं। और सेकंड रो में कौन से कॉलम से बात कर रहा हूं, तो कॉलम नंबर 3 से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं रीजन को टेस्ट करने वाला हूं। आपको पता होगा कि इफ फंक्शन में सबसे पहले आप लॉजिक टेस्ट करते हो, तो लॉजिक टेस्ट करने के लिए आपको बताना होगा कि आप किस सेल पर लॉजिक टेस्ट करने वाले हो। तो बेसिकली अभी मैं यहां पर जो लॉजिक टेस्ट कर रहा हूं वो C2 सेल में लॉजिक टेस्ट कर रहा हूं। इसका मतलब यहां पर सेल I,3 का मतलब C2 है। बात समझ गए आप लोग। उसके बाद आप लोग को यहां पे लिखना होगा इक्वल्स टू आप टेस्ट क्या कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में कि मैं टेस्ट कर रहा हूं ईस्ट। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, क्योंकि आप सिर्फ ईस्ट को टेस्ट नहीं कर रहे, आप एक और चीज टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे लगा दीजिए आप एंड, और ब्रैकेट में फिर से वही टेस्ट आपको दोबारा करना है। तो ये टेस्ट आपको दोबारा करना है, लेकिन इस बार आप टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे और इस बार जो टेस्ट होगा वो आपका 3 पर नहीं, वो आपका 5 पर होगा, क्योंकि आपको बाइक टेस्ट करना है। तो बाइक आपके 5th कॉलम में है और यहां पर आपको 5th कॉलम से बाइक को टेस्ट करना है। जैसे ही आप बाइक टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको बोलना है कि अगर ऐसा होता है, उसके बाद आपको यहां पे ब्रैकेट क्लोज करना है, और अगर ऐसा हो जाए तो देन आपको क्या वैल्यू देनी है। तो देन मैंने बता दिया भाई, मेरे को अगर ऐसा मिल जाता है तो मुझे वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या देनी है भाई, सेल I,8 में मुझे I,8 में एक वैल्यू देनी है। I,8 का मतलब मेरे डिस्काउंट वाले सेल की मैं बात कर रहा हूं, उसकी वैल्यू मुझे देनी है, लेकिन वो वैल्यू रेट का 10% हो। और रेट मेरा कौन से कॉलम है ये मैं बता देता हूं। तो रेट मेरा I,7 कॉलम में है। तो यहां पे मैंने बोला जो भी 7th कॉलम में वैल्यू होगी उसका
10%, तो इंटू लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 100। दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगा सकते, इसलिए हमने इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो दोस्तों ये तरीका आप लोगों फॉलो करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपने सबसे पहले लगाया है, दैट इज कॉल्ड सिर्फ इफ स्टेटमेंट। तो अब आपके पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अब आप फर्स्ट लाइन को कंप्लीट कर चुके हैं, अब नेस्टेड इफ आपको यूज करना है और सेकेंड लाइन के लिए भी इसी तरह के स्टेटमेंट आपको चलानी है। तो यहां पर आपको सिंपल सा काम ये करना है कि यहां पर इफ नहीं, इफ के साथ एल्स इफ लिख देना है, सिंपल। तो आप एल्स इफ लिखिए और एल्स इफ लिखने के बाद इस पूरी लाइन को दोबारा से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि यही पूरी लाइन आपको दोबारा से बतानी है और बताने के बाद आपका ये स्टेटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं और यहां पर इस बार आपको ईस्ट टेस्ट नहीं करना, क्योंकि अब आप सेकंड लाइन में है तो आपको नॉर्थ ईस्ट टेस्ट करना होगा। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट टेस्ट करेंगे और यहां पे बाइक की जगह आपको टेस्ट करना होगा बाइसिकल, तो यहां पर आपको बाइसिकल टेस्ट करने की परमिशन है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो आपको ये रिजल्ट देना है। नहीं, इस रिजल्ट को भी आपको चेंज करना होगा, क्योंकि ये रिजल्ट आप ऐसे सेम टू सेम नहीं दे सकते। इस रिजल्ट को आपको चेंज करके क्या देना है, देखिए दोस्तों, यहां पर 10% की बजाय आपको 15% देना है। तो ये हो गया आपका एल्स इफ। और अगर ऐसा नहीं होता, इन दोनों सिचुएशन में से अगर कोई भी सिचुएशन आपकी काम नहीं करती, तो आप लगाएंगे एल्स यानी फॉल्स वैल्यू। तो फॉल्स वैल्यू में आप लोग क्या देंगे, यहां पर फॉल्स वैल्यू में जो रिजल्ट आएगा जिसका नाम अदर केस है, और वो आपको 5% दे देना है, सिंपल। उस पर कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है अगर आप लोग फॉल्स वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया आपका इफ, ये हो गया आपका नेस्टेड इफ, और ये वाली सिचुएशन हो गई आप लोगों की फॉल्स वैल्यू, जो कि आपकी अदर सिचुएशन है। तो ये कर लिया आपने। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, अपना एंड कर देना है इफ, क्योंकि आपकी इस इफ की स्टेटमेंट जब ओपन होती है तो उसे आपको क्लोज भी करना पड़ता है। तो ये काम हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आई लिखना है, क्योंकि लूप चल रहा है इसलिए आपको नेक्स्ट आई तो बताना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा एरिया कंप्लीट हो चुका है और अब आपका लूप तैयार है और वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये है पूरा का पूरा फंक्शन और फॉर्मेलिटी, जिससे मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। और अगर आप इसे F5 से चलाएं तो देखिए दोस्तों तुरंत ये काम करेगा। चलिए F5 प्रेस करते हैं और ये देखिए डिस्काउंट वाले कॉलम में आप देख सकते हैं वैल्यूज आ चुकी हैं। तो ये काम कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये कैसे काम कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निकालना है वीबीए का अमाउंट। तो दोस्तों अमाउंट कैसे निकलेगा, चलिए इसके लिए भी हमें लूप चलाना होगा, क्योंकि बेसिकली हमें अमाउंट कॉलम में भी लूप की जरूरत है। तो मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों। ओके, अब आपको अमाउंट के लिए भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अमाउंट के लिए है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहां सब्जेक्ट लिखेंगे और हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं और अब उसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 4th क्वेश्चन के लिए आपको अमाउंट कैसे निकालना है। इसके लिए भी आप लोगों को सेम वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को ये प्रोसेस बार बार लेना पड़ेगा जब भी आप लोगों को लूप चलाना है। तो ये प्रोसेस मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूं वहां से और यहां पर मैंने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये प्रोसेस तो आपको डेफिनेटली फॉलो करना ही है लूप लगाने के लिए। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, इसके तुरंत बाद आप लोगों को यहां पे क्या करना है, सेल लिखना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है I, 9th रो में। तो I, 9th रो यानी अमाउंट वाली रो की बात कर रहे हैं आप। और I, 6 सिंपल I, 6 मल्टीप्लाई करना है I, 7 के साथ। तो यहां पे आप सेल्स लिखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको सेल्स लिखना है और सेल्स लिखिए और सेल्स में I, 7 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। और फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डिस्काउंट माइनस कर देना है, यानी आपका सेल I, 8। तो आपको इस तरह से कुछ फॉर्मूला बनाना है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोगों को फॉलो करना है जब आप लोगों को लूप अमाउंट वाले सेल में लगाना है। उसके बाद आप यहां पे लिखिए नेक्स्ट आई, और जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन पूरी तरह से काम कर जाएगा, क्योंकि I9 मींस आपका अमाउंट वाला सेल। अमाउंट वाले सेल में जो वैल्यूज आएंगी वो दो तरीके से आएंगी। उसके लिए आपको I6 यानी आपका यूनिट मल्टीप्लाई रेट माइनस डिस्काउंट करना होगा। तो वही फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई कर रखा है। और उसके बाद आप लोग इसे सिर्फ F5 प्रेस करें और ये
लीजिए आपका अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर आपको करना है क्या, आपको कॉपी करना है रो 10 और 11 को और उसे 12 और 13 में पेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल सा काम करना है। तो चलिए ये कैसे होगा आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, मेहनत नहीं करनी है ज्यादा। तो यहां पे लिखते हैं सब्जेक्ट और क्वेश्चन नंबर, हम सॉल्व कर रहे हैं अपना 5th। तो यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 5th लिख देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5th लिखने के बाद क्योंकि ये काम हम डेटा शीट के साथ करने वाले हैं तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम ये काम डेटा शीट के साथ करने वाले हैं, और डेटा शीट पर हमें ये काम करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे शीट का नाम, और शीट का नाम हम लिख देंगे, कौन सी शीट है हमारी, डेटा शीट। और डेटा शीट हमने लिख दी है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसके ऊपर हमें रोज सिलेक्ट करनी है। रोज कौन सी, 10 से लेकर 11, यानी 10th और 11th रो को हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें उसको कॉपी कर लेना है डायरेक्टली। तो उसका डेस्टिनेशन कॉपी करना है, तो यहां पे लिखेंगे कॉपी डेस्टिनेशन। उसके बाद हम लोग को यहां पे कोलन लगाना है, इक्वल लिखना है, और ये जो सेल है मुझे पेस्ट कहां पे करना है वो बता दीजिए। तो शीट डेटा पर ही हमें उसे पेस्ट करना है। हम यहां लिखेंगे शीट डेटा पर ही आप उसे पेस्ट करिए, लेकिन कहां पेस्ट करिए वो बता दीजिए। तो हम शीट डेटा पर पेस्ट करेंगे, कौन से सेल में वो हमने बता दिया, यहां पर A12 सेल में हम पेस्ट करेंगे। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप चेक कर सकते हैं कि ये है पूरा का पूरा डेटा, और ये स्टेटमेंट मैंने यहां पर दी है, आप चेक करें। तो यहां पर लिखा है कि शीट डेटा शीट से आपको 10वीं और 11वीं रो जो भी आपकी है उसे आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको डेस्टिनेशन कॉपी करके आपको डेटा शीट पर ही A12 वाले सेल में पेस्ट कर देना है। तो चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं। F5 प्रेस करते हैं और ये काम करेगा। वेरी नाइस, काम कर रहा है। तो ये भी कोड आप लोगों का प्रॉपर तरीके से रन हो चुका है। तो दोस्तों ये था मेथड जिससे आप लोगों का ये कोड भी रन हो गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगले पॉइंट पे आपको यूजर फॉर्म बनाना है। लेकिन उससे पहले हम यूजर फॉर्म बनाए, हम लोग पहले 7th और 8th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आराम से यूजर फॉर्म बनाएंगे। क्योंकि यूजर फॉर्म आपको एक नई शीट पर बनाना है जो कि मैंने आपको दे रखी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम 7th और 8th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 7th क्वेश्चन में अगर आप चेक करें तो आपको एक रो इंसर्ट करनी है टॉप पर डेटा शीट के, और वहां पर आपको A1 सेल में एक नेम लिखना है और उसे मर्ज करना है A1 से L1। तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहां पे लिखते हैं सब्जेक्ट, और क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है तो यहां लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और एंटर प्रेस किया, और अब हम लोग यहां पे अपना क्वेश्चन 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 7 में जो बातें आपको बोली गई हैं आप लोगों को क्या करना है। चलिए देखिए ये कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर बताना होगा कि भाई आप रो कौन सी शीट पर, तो पहले उस शीट पर चले जाइए। तो मैं पहले ही बोलता हूं आप लोगों को, सबसे पहला काम करिए, तुरंत उस शीट पर चले जाइए जो कि आपकी डेटा नाम की शीट है, उस पर आप चले जाइए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर मैंने उस शीट को सिलेक्ट कर दिया है। अब शीट सिलेक्ट करने के तुरंत बाद मुझे क्या करना है, मुझे रो 1 पे जाना है, और यहां लिखूंगा रोज, और रोज कौन सी, 1 लिख दिया, और इससे मैं इंसर्ट करने वाला हूं, और यहां पे लिखा इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद आपका जो बाकी डेटा है वो आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ये चाहता हूं मैं। तो मैंने यहां पे क्या किया, शिफ्ट लिखा, और शिफ्ट लिखने के बाद डबल डॉट लगाया, इक्वल्स टू लिखने के बाद यहां पे लिखा एक्सेल डाउन। तो जो रिमेनिंग डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली उससे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप रो इंसर्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग डेटा होगा वो आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को रेंज A1 के अंदर एक वैल्यू टाइप करनी है, और A1 में आपको क्या नाम टाइप करना है, यहां पर आपको लिखना है सेल्स डेटा। आपने लिख दिया सेल्स डेटा। सेल्स डेटा आपने A1 सेल में लिख दिया। A1 सेल में सेल्स डेटा लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसे मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आप लिखेंगे रेंज A1 से लेकर L1 तक। तो A1 से L1 जो है आपकी रेंज है, और उसे आपको मर्ज कर देना है, I तक है। तो A1 से लेकर I1 तक आपको ये करना है। तो I1 सेल हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग को यहां पर डॉट लिखना है मर्ज। तो हमने ये किया, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा जो है मर्ज हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। दोस्तों विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल यहां पे क्यों कर रहा हूं अब आपको समझ में आ जाएगा। विद स्टेटमेंट यूज किया, और मुझे रेंज A1 से
I1 के साथ कुछ काम भी करने हैं, और वो क्या करने हैं मैं आपको बताता हूं। A1 से I1 के साथ मुझे एक काम और करना है। तो मैंने A1 से I1 सेल को सिलेक्ट कर लिया है इस के थ्रू, और सिलेक्ट करने के तुरंत बाद मैंने यहां पे लिखा एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करने के बाद मैंने लिखा कि मुझे करना क्या है, तो मैंने लिखा डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मुझे करना है। और ये अलाइनमेंट कौन सा करना है, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर एक्सेल सेंटर अलाइनमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप ले लीजिए। उसके बाद डॉट फिर से लिखिए और वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर दीजिए। वर्टिकल अलाइनमेंट में भी आपको यहां पर उसके लिए भी आपको सेंटर कर देना है, तो एक्सेल सेंटर का ऑप्शन यहां पे भी गिवन है। तो ये दोनों ऑप्शन आपने ले लिए। उसके बाद आप लोगों को फॉन्ट को बोल्ड भी कर देना है, तो फॉन्ट डॉट बोल्ड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम मैं खुद से कर रहा हूं, आप भी करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को ना करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप यहां पर एंड कर दीजिए अपना विद स्टेटमेंट। तो एंड विद करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपना सब्जेक्ट जो है वो आप यहां पे कंप्लीट हो चुका है, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को सिंपली F5 से रन करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये हेडिंग आ गया और उसमें सेल्स डेटा लिखा हुआ आ चुका है। तो प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन काम कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उसके लिए मैं यहां पे लाइन को क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये वाला स्टेटमेंट मैंने वापस से बैक कर दिया है। उसके बाद अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं दोस्तों, सब्जेक्ट अब मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हमें फॉर्म भी बनाना है। तो 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8वां क्वेश्चन है क्या, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको इंसर्ट करना है इनपुट बॉक्स। हर एक डेटा को आपको एंटर करना है, और वो है सेल्स डेट, सेल्स पर्सन, रीजन, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, यूनिट, रेट। ये सारे के लिए आपको एक एक इनपुट बॉक्स चाहिए। और अगर आपको इनपुट बॉक्स चाहिए तो ये कैसे होगा, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। चलिए चेक करते हैं। तो आइए इसके लिए इनपुट बॉक्स कैसे बनाएंगे और कैसे बहुत सारे इनपुट बॉक्स एक ही तरह से आप यूज कर पाएंगे। तो लेट्स सी। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको यहां पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, जो कि है सबसे पहला वेरिएबल जिसको बोलते हैं लास्ट रो या एल रो आप कह सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लास्ट रो, और उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज कॉल्ड इनपुट वैल्यू एज इनपुट वैल्यू एज वेरिएंट लिख दिया दोस्तों। अब ये वेरिएंट क्या है, वेरिएंट एक तरह का टेक्स्ट और नंबर दोनों ही होता है। जब आपको पता ना हो कि जो वैल्यूज आने वाली है उसमें क्या आने वाला है, तो आप उसे वेरिएंट डिनोट कर दीजिए, क्योंकि आपका वो डेट भी आ सकता है, आपको टेक्स्ट भी मिल सकता है, या आपको क्वांटिटी भी मिल सकती है। तो आप इसे पर्टिकुलरली डिफाइन मत करिए कि आप क्या लिखने वाले हैं। तो वेरिएंट लिखेंगे तो आप बचे रहेंगे। तो यहां पर वेरिएंट डिफाइन कर दीजिए, और अब आपको शीट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर मैं गया, शीट डेटा नाम की जो शीट है उसे सिलेक्ट कर लिया। तो डेटा नाम की शीट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे यहां पर सिलेक्ट करने के बाद तुरंत बाद मुझे यहां पे लिखना है एल रो की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो लास्ट रो की जो वैल्यू है वो आपको पता है कैसे डिफाइन करनी है, वो मैंने पहले ही बता रखी है। आप लोगों को इस तरह से लास्ट रो की वैल्यू डिफाइन कर देनी है, जैसा कि मैं कर रहा हूं। तो यहां पे आपको लिखना है 8,10,48,005 एक्सेल अप करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, डॉट रो। तो ये तरीके से आप एल रो की वैल्यू या लास्ट रो की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से काम करना है कि ये लूप की तरह चले और आप सारी वैल्यूज यहां पे इनपुट कर पाएं। तो यहां पर आप फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, और फॉर लूप में आप आई की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे और 1 से लेकर आप 7th रो तक जाएंगे, क्योंकि 7 रो तक ही आपको वैल्यू डालनी है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आपका जो इनपुट है वो 7th रो तक चल रहा है। आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी 7 वैल्यूज है जो आपको डालनी है, और 7th रो तक जो वैल्यू आपको डालनी है, इसलिए मैंने आपको आई की वैल्यू जो डिफाइन की है वो 1 से शुरू कर दी और आई की वैल्यू 7 तक पहुंचा दी। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आपको इनपुट वैल्यू करनी है। अब इनपुट वैल्यू आपको कैसे लानी है, इनपुट वैल्यू जो है वो आपकी आएगी किसके थ्रू, वो आएगी इनपुट बॉक्स के थ्रू। अब इनपुट बॉक्स को बहुत कमाल तरीके से मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूं, इनपुट बॉक्स को कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर इनपुट बॉक्स को यूज करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। उसके लिए आपको सिंपली आपको यहां लिखना होगा एंटर वैल्यू फॉर कॉलम। अब दोस्तों यहां पर पता कैसे चलेगा उस यूजर को कि उस कॉलम का नाम क्या है। तो मैं यहां पर
कॉलम तो लिख दूंगा, ये स्टेटमेंट तो मैंने लिख दिया कि आपको ये मैसेज आएगा उस बॉक्स के अंदर जब वो इनपुट बॉक्स खुलेगा, लेकिन उस मैसेज के साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि उस मैसेज में कुछ ऐड ऑन भी हो, तो यहां पर आप एंड लिखेंगे और एंड लिखने के बाद आप उसके साथ बताएंगे कि आपकी सेल की जो वैल्यू है वो भी आए, और सेल की कौन सी वैल्यू आए, वो 1 रो में पड़ी है, यानी फर्स्ट रो में जो वैल्यू है वो यहां पे पड़ी है, वो वैल्यू यहां पर पिकअप हो जाए। और फर्स्ट रो में जो भी वैल्यू है या तो आप इसे 2 भी कर सकते हैं या तो आप इसे 1 भी कर सकते हैं। अच्छा, 2 क्यों करना है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप ऊपर वाला कोड यहां पे रन कर देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 रन कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी सेकंड रो में पड़ी होगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी तो मैंने ऊपर वाले कोड को हटा दिया है, लेकिन अब अगर हटा दिया है तो ये 1 रो में है, और अगर ऊपर वाले कोड को चला दिया होता तो ये सेकंड रो में होता, तो आप यहां पे 2 लिखते, कॉमा अब जो सेल वैल्यू है इसके साथ वो कौन सी दिखे, वो वैल्यू इसके साथ दिखे, पता चले कि भाई हम इस सेल में वैल्यू डालने वाले हैं। तो यहां पर हमने स्पेस डाल दिया है और हम यहां पर आई बता देते हैं, आई, क्योंकि हमने आई डिफाइन किया है, तो आई मतलब इस वक्त आई जो है आपका रो नहीं, इस वक्त आई जो है आपका कॉलम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आई जो है आपका कॉलम है। उसके बाद डॉट लिखिए, और डॉट लिखने के बाद आप यहां पे लिखिए टेक्स्ट, क्योंकि आप उसका टेक्स्ट चाहते हैं और वो टेक्स्ट आपको वहां पर शो कर देगा। क्योंकि अभी क्या होता था, नॉर्मली जब आप किसी वैल्यू को लेते थे तो आप यहां पे वैल्यू लिखते थे, और अब आपको क्या चाहिए, उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट चाहिए, तो आप यहां पे लिखेंगे टेक्स्ट। और क्योंकि को ब्रैकेट बंद करने की परमिशन है, या आप एक और चीज कर सकते हैं, यहां पर एंड फिर से लगाइए और ये इन्वर्टेड कॉमा में आप सेमीकोलन लगा दीजिए। अब ये सेमीकोलन मैंने क्यों लगाया, इसका भी रीजन ये है कि मान लीजिए जब आपको ये वैल्यू शो होगी ना, इनपुट बॉक्स शो होगा, तो उसमें सेमीकोलन लास्ट में लिखा आएगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो बॉक्स देगा आपको। तो ये सेमीकोलन भी इस बात का प्रूफ है कि आपको नेक्स्ट लाइन में वो सेमीकोलन दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको वैल्यू इनपुट करनी है, आप चाहें तो इसे भी ना लगाएं, आप टेक्स्ट तक भी फिनिश कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। उसके बाद आपको यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप करना है जो कि इफ स्टेटमेंट से होगा, और वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इफ इनपुट वैल्यू, आपको यहां पे एक मैसेज, एक स्टेटमेंट लगाना है, इफ इनपुट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर आपकी इनपुट वैल्यू ब्लैंक्स ना हो, देन आपको क्या करना है, देन आपको बहुत सिंपल सा एक टेक्निक लगाना है। टेक्निक ये लगाना है कि अगर आपकी इनपुट वैल्यू ब्लैंक ना हो तो सेल जो है वो आपकी लास्ट रो को देखेगा, लास्ट रो को देखेगा, और लास्ट रो में आप एक जोड़ देंगे। अब ये लास्ट रो में एक जोड़ने का मतलब क्या है, यानी आप अगर ब्लैंक नहीं मिलती है, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक का मतलब है, मतलब डेटा होगा उसके अंदर, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक का मतलब डेटा होगा। अगर डेटा होगा तो आपको नेक्स्ट सेल ले लेना है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू होगी, यानी अगर आप उसमें कोई वैल्यू एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी एक इनपुट बॉक्स से, तो आपको अपने नेक्स्ट सेल में जंप कर जाना है, और वो नेक्स्ट सेल कौन सा होगा आपको ये बताना पड़ेगा। तो यहां पे लिखिए आई, कॉमा आई, और रो में आपने आई लिख दिया, क्योंकि आपको रो में नहीं, सॉरी कॉलम में आपने आई लिखा है। ध्यान से देखिए, इस बार आपने रो में आई नहीं, कॉलम में आई लिखा है, क्योंकि आप आई की वैल्यू को कॉलम बना रहे हैं, रो नहीं बना रहे। तो आपको ये कॉलम में फॉलो करके देगा, और यहां पे आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, इनपुट वैल्यू। तो जो भी वैल्यू आपकी इनपुट वैल्यू होगी वो ये जरूर चेक करेगी, जो इनपुट वैल्यू आप कर रहे हैं वो किस सेल में कर रहे हैं। पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह स्टेटमेंट आप लोग को डिनोट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी सेल वैल्यू उस सेल में नहीं आएगी जो आप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू जब भरे, तो अभी मैं आपको चेक कराऊंगा ये कैसे काम करेगा प्रॉपर तरीके से, और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एंड इफ कर देते हैं यहां पर, और उसके बाद नेक्स्ट आई लगा देते हैं, क्योंकि लूप चलाना है तो नेक्स्ट आई तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है आपका प्रॉपर तरीके से लूप। और अब दोस्तों यहां पर इसको चलाते हैं। तो चलाने के लिए सिंपली मैं F8 प्रेस करूंगा, F5 नहीं प्रेस करूंगा। तो मैंने F8 प्रेस किया, 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 F8 प्रेस किया। तो आप देखिए लास्ट में ये डबल डॉट दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इसीलिए मैंने लगाया था। और सेल्स डेट के कॉलम का जो नाम है वो भी मुझे यहां पर शो हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये कॉलम का नाम
में जो स्पेस नहीं आ रहा है वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं। तो आपको स्पेस को भी यहां पर बताना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा में थोड़ा सा स्पेस भी दिखाई दे तो यहां पर एंटर कॉलम के बाद थोड़ा सा स्पेस डाल दीजिए, सिंपल। और उसके बाद आप जरा F8 प्रेस करिए, और जैसे ही आप F8 प्रेस कर रहे हैं तो आपको देखिए इनपुट बॉक्स दे रहा है। जैसे ही आप इनपुट बॉक्स देख रहे हैं तो यहां पर देखिए सेल्स डेट का कॉलम का नाम भी शो हो रहा है। और अब अगर मान लीजिए आप सेल डेट पुट कर देते हैं, लेट सपोज आपने सेल डेट पुट कर दी, ये है हमारी सेल डेट, एंटर प्रेस किया तो आपकी वैल्यू वहां पर आ चुकी है। और उसके बाद आप सेल्स पर्सन का नाम डालिए रवि, और रवि डालने के बाद एंटर प्रेस करिए। रवि डालने के बाद आप एंटर प्रेस करिए और आपको नेक्स्ट सेल में वो ले जाएगा। उसके बाद आप देखिए रीजन डालिए, रीजन में आना है तो रेट मैंने डाल दिया ये, और जैसे ही ये लूप खत्म हुआ तो प्रॉपर तरीके से डेटा आ चुका है अब मेरे पास। तो ये लूप भी काम कर रहा है और प्रॉपर तरीके से ये भी वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और ये लास्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा कमाल का है क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं एक यूजर फॉर्म। अब वो यूजर फॉर्म आपको कैसे बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले यूजर फॉर्म का फॉर्मेट देख लीजिए। तो यूजर फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहां मैं इसको कॉपी करके अपनी न्यू शीट पर ले लेता हूं ताकि मैं इस फॉर्मेट को आपको दिखा सकूं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि यूजर फॉर्म में यहां पर नेम, यहां पर एज और यहां पे जॉब टाइटल आए, और ये यूजर फॉर्म मुझे इंसर्ट करना है। और अब यहां पर जो भी वैल्यूज डालूंगा वो यूजर फॉर्म से ही डालूंगा। यहां पर वो यूजर फॉर्म का बटन मुझे बनाना है, जैसे कि यहां देखिए डेटा एंट्री फॉर्म लिखा हुआ है। तो चलिए इसके लिए मुझे वापस से VBA का वो कोड खोलना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे यूजर फॉर्म बनाना है तो मॉड्यूल की जरूरत नहीं होगी। अब मुझे क्या करना होगा, यूजर फॉर्म इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं जाऊंगा इंसर्ट पर और यूजर फॉर्म मैं यहां से इंसर्ट करूंगा। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें स्टेप में प्रॉब्लम आ सकती है। यूजर फॉर्म मैंने ले लिया है और अब सबसे पहले मुझे यूजर फॉर्म में यहां पर करना क्या है, तो यूजर फॉर्म में सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको यूजर फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपको लेबल लगाने हैं। तो लेबल मैं लगा देता हूं जो कि मेरे यूजर फॉर्म को डिनोट करेंगे। तो यहां पर पहला लेबल मैंने लगा दिया है। इस लेबल का मैं नाम दूंगा, बट उसके लिए मैं इस लेबल को थोड़ा सा सही से डिफाइन कर देता हूं। तो इस लेबल का मैंने नाम दे दिया है, लेट सपोज इस लेबल का नाम है नेम, और ये मेरा पहला बॉक्स हो गया। दूसरा यूजर फॉर्म, दूसरा जो बटन है, दूसरा जो लेबल है, इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं और इसका नाम मैं दे देता हूं, इस लेबल का नाम मैं दे देता हूं दैट इज कॉल्ड एज। और अगर दोस्तों आप चेक करना चाहते हैं इन लेबल्स की प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज भी देखिए दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजर फॉर्म बनाते समय प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं व्यू में जाकर इनकी प्रॉपर्टीज को खोल देता हूं ताकि आपको शो हो प्रॉपर्टी विंडो में इसकी प्रॉपर्टी। ये लेबल 2 है, ये लेबल 1 है। ये प्रॉपर्टीज आपको देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपका यूजर फॉर्म थोड़ा सा अच्छा बनेगा। तो हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। और तो ये 3 तीसरा जो है आप लोगों का लेबल बन गया। और इस तीसरे लेबल में आपको क्या देना है वो आप यहां पे बता दीजिए। तो तीसरे लेबल में हमें देना है यहां पर उसका नाम दैट इज जॉब टाइटल। तो तीसरे लेबल में मैंने दे दिया जॉब टाइटल। तो ये हमारा तीसरा लेबल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके सामने इनपुट बॉक्स बनाना है जो कि मुझे यहां पे देने हैं टेक्स्ट बॉक्स जिसे कह सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, पहला टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहां पे लगा दिया, ये मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मैं इसी के जस्ट नीचे लगा देता हूं। तो इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लिया। तो ये मेरा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है जो कि मैं इसके नीचे लगा दूंगा यहां पर। और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। तो यहां मैंने पेस्ट कर दिया, ये हमारा तीसरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। तो इस तरीके से मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए हैं और इन 3 टेक्स्ट बॉक्स में मैं 3 वैल्यूज एंटर करूंगा। तो चलिए अब हमारा यूजर फॉर्म तो लगभग तैयार है, लेकिन अब इसके अंदर एक बटन भी तो चाहिए मुझे। तो यहां पर मैं ऐड टू लिस्ट का एक बटन भी बना देता हूं जिससे डेटा जो है ऐड हो जाए, और वो हमारे को कमांड बटन बनाना है। तो कमांड बटन यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसे आप कमांड बटन बोलते हैं और ये कमांड करेगा क्योंकि इसी के अंदर अपना फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं। इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस कमांड बटन को नाम दे देते हैं ऐड टू लिस्ट का। तो हमने कमांड बटन को नाम दे दिया ऐड टू लिस्ट। जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो डेटा ऑटोमेटिकली लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। और अब इस कमांड बटन पे हमें लगाना होगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे चलिए वो देखते हैं। तो इस कमांड बटन पे आप क्लिक करिए डबल, और डबल क्लिक करते ही आपको सिंपली काम क्या करना है वो ध्यान से समझिए। इसको तो आप हटा दीजिए और इस बीच वाले सेक्शन में आपको क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एक वेरिएबल आपको देना होगा जो कि है dim l row as long।
क्यों? अब क्योंकि आपको लास्ट रो देखनी होगी, क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं है और आपको एक ही लाइन गिवन है और एक लाइन यानी हेडिंग आपको गिवन है। तो यहां पर एल रो डिफाइन कर दीजिए। लास्ट रो के बाद वाले सेल में आपको वैल्यू डालनी है, तो पहले आपको लास्ट रो को डिफाइन करना होगा। तो एल रो को आप डिफाइन करिए, जैसा कि मैंने पहले भी डिफाइन कर रखा है एल रो को, तो मैं उसी तरह से डिफाइन कर लेता हूं। तो यहां पर मैं अपने मॉड्यूल पर जाता हूं और मॉड्यूल पर जाने के बाद मैं एल रो वाली वैल्यू को यहां से पिकअप कर लेता हूं, क्योंकि यही है एल रो को डिफाइन करने का तरीका। और मैं यहां पर आ गया अपने यूजर फॉर्म पे यहां गया और एल रो को मैं यहां डिफाइन कर लेता हूं। इक्वल्स टू लिखा मैंने और एल रो को डिफाइन कर दिया, लेकिन एल रो जो होगी वो एक ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपकी लास्ट रो हेडिंग होगी और हेडिंग से नीचे आपको अपना डेटा एंटर करना है, तो यहां पर +1 तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को यहां पे क्या करना है, सेल्स वाला फॉर्मूला लगाना है कि आपकी फर्स्ट वैल्यू को आप कहां डालने वाले हैं। फर्स्ट वैल्यू आपकी लास्ट रो में आएगी और लास्ट रो कहां है आपकी? लास्ट रो है आपकी एक ज्यादा, यानी आपके जो भी डेटा होगा, जो भी हेडिंग होगी, उसके जस्ट नीचे वाले सेल में आपको वहां डालनी है। उसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम में डालनी है, तो पहले कॉलम में आपने लिख दी वैल्यू डालनी है। और ये जो वैल्यू आएगी वो कौन से डायलॉग बॉक्स से आएगी? तो मेरी ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में आप वैल्यू डालेंगे उसी से आपको ये एल रो मिलेगी। तो हमने यहां लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, और यही सेम लाइन आपको 3 बार रिपीट करनी है और यहां पर इस तरह से आपको लिख देना है। अब यहां पर टेक्स्ट बॉक्स 1, 2 और 3 आपको यूज करना है, क्योंकि यहां पर दूसरे कॉलम में और आपको तीसरे कॉलम में वैल्यू डालनी है। और यहां पे जो वैल्यूज पिकअप होंगी वो कहां से होंगी? टेक्स्ट बॉक्स 2 से, टेक्स्ट बॉक्स 3 से। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करते समय टेक्स्ट बॉक्स को ध्यान से ना देखा हो। तो ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जब यूजर फॉर्म बना रहे हैं तो यूजर फॉर्म में प्रॉपर्टीज जरूर देख लीजिएगा, अपने टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज, कि ये टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, ये टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है। इसकी प्रॉपर्टीज जरूर ध्यान से चेक कर लीजिएगा, तभी ये टेक्स्ट बॉक्स सही से काम करेंगे। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट लाइन में आना है, और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद, क्योंकि जैसे ही कोई ऐड टू लिस्ट पर क्लिक कर दे तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। तो भैया जैसे ही कोई क्लिक कर दे तो वो क्लियर हो जाए, यही बात करनी है हमें। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू को आपको क्लियर कर देना है, यानी ब्लैंक कर देना है। तो इसके लिए इक्वल्स टू लिखिए और इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से लिख दीजिए। और इस लाइन को मैं 3 बार पेस्ट कर लेता हूं, और क्योंकि मुझे ये तीनों लाइन क्लियर कर देनी है, जैसे ही कोई टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करे, वैल्यू इंसर्ट होने के तुरंत बाद वो क्लियर हो जाए। दैट्स इट, इतना काम करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू भी क्लियर हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू भी क्लियर हो जाए और टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू भी क्लियर हो जाए, ब्लैंक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों को ये फॉलो करना है। और ये काम होते ही आपको क्या करना है वो बताता हूं। इसे क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर एक बटन बनाना होगा, वो बटन आपको डेवलपर टैब से मिलेगा। डेवलपर टैब में जाइए, इंसर्ट पे जाइए और यहां पर ये है वो कमांड बटन जो आपको यहां पे लगाना है। कमांड बटन लगाइए और इस कमांड बटन का नाम दे दीजिए, क्या करना है आपको, डेटा एंट्री फॉर्म। तो राइट क्लिक प्रेस करिए, इस कमांड बटन का नाम दे दीजिए डेटा एंट्री फॉर्म। तो मैं यहां पे दे देता हूं इस कमांड बटन का नाम डेटा। तो मैंने इस कमांड बटन का नाम दे दिया। अब ये कमांड बटन एक्टिव कैसे होगा, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसके अंदर कोड लिख देते हैं कि ये कमांड बटन किस पे क्लिक करने के बाद, इस कमांड बटन में क्लिक करने के बाद ये किस चीज को ओपन करके देगा, मुझे ये यूजर फॉर्म ओपन करके देगा। तो मैंने यहां पे लिखा यूजर फॉर्म 1 डॉट शो, क्योंकि मेरे यूजर फॉर्म का नाम था यूजर फॉर्म 1 और वो शो हो जाएगा जैसे ही कोई इस कमांड बटन पे क्लिक करेगा। और अब ये कमांड बटन तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक आप डेवलपर टैब में जाके डिजाइन मोड को ऑफ नहीं कर देते। और जैसे ही आप डिजाइन मोड को ऑफ करोगे उसके बाद आपका ये कमांड बटन काम करेगा। डेटा एंट्री फॉर्म पे आप क्लिक करिए और ये कमांड बटन खुल चुका है। अब आप यहां पे नाम दीजिए, जैसे कि मैंने यहां पे नाम दिया अपना, और यहां पे मैंने एज टाइप कर दी। उसके बाद मैंने यहां पर टाइटल दे दिया। उसके बाद ऐड टू लिस्ट जैसे ही करूंगा, आप देखिए डेटा ऐड हो चुका है लिस्ट के अंदर। उसके बाद अगर आप दूसरा डेटा ऐड करते हैं तो देखिए रवि मैंने दूसरा डेटा ऐड किया, उसकी एज मैंने ऐड कर दी और यहां पे उसका जॉब टाइटल जैसे कि वो ऑफिसर है तो मैंने यहां पे ऑफिसर लिखा और ऐड टू लिस्ट करा। और देख सकते हैं आप लोग, तो है ना कमाल की चीज। तो ये हुआ पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट और अब आपका कंसेप्ट खत्म हो चुका है। तो ये थी पूरी फाइल का सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही प्रॉपर तरीके से। आपको ये वीडियो कैसे लगी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको ये फाइल डिटेल के साथ भेज दूंगा। और अगर आप इस तरह की फाइल बनाना चाहते हैं तो भैया इस वीडियो
को ही लाइक करिए, शेयर करिए, और चाहते हैं इस तरह की फाइल्स तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको इसी तरह की फाइल्स और बनाकर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।